तो चलिएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी निकल कर आती है वो है आपके पास दैट इज हेल्थ। क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या है, इट इज बेसिकली अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसी पर्टिकुलर स्टेट जिसमें फिजिकली भी पर्सन हेल्दी रहे, मेंटली भी हेल्दी रहे और सोशली भी हेल्दी रहे, इस चीज को हम एग्जैक्टली में हेल्थ कहते हैं। अब हेल्थ में सिंपली यही नहीं होता है कि आपके पास में डिजीज फ्री स्टेट है, डिजीज फ्री स्टेट या आपके पास हम ये कहें कि फिजिकली फिट है वो पर्टिकुलर पर्सन, तो वो हेल्दी है। तीनों चीजों में आपके पास वेलबींग होना जरूरी है, चाहे वो फिजिकल स्टेट की हो, चाहे वो मेंटल की हो, चाहे वो सोशल की हो। अब अकॉर्डिंग टू WHO उन्होंने ये चीज कहना शुरू कर दी कि आपकी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होने के लिए भी ब्रेन जो है वो एक सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी पर्सन की फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ जो है वो तभी सही रह सकती है जब उसका ब्रेन पूरी अच्छी तरह से काम करता हो। अगर ब्रेन में ही कहीं ना कहीं एग्जैक्टली में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चली होंगी तो either the physical state, either the mental state, either the social well-being, कहीं ना कहीं के ऊपर लॉस होगा, मीन बाय वो पर्सन हेल्दी नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास हेल्थ जो है वो अफेक्ट किन किन चीजों से होती है। तो अफेक्ट आपके पास पहला चीज आती है दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। आपके पास ऐसे सर्टेन डिफेक्ट्स जो आपके पास बच्चा जो है वो इनहेरिट करता है आपके पास पेरेंट से। तो ध्यान दीजिएगा, इनहेरिटेंस ऑफ द पर्टिकुलर डिफेक्ट फ्रॉम द पेरेंट, इसका मतलब यहां पर एग्जैक्टली में कोई भी पर्टिकुलर बच्चे का दोष नहीं है। एज सच पर्टिकुलर जो जीन उसको माँ बाप से मिल रहे हैं उसी के थ्रू कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट उसके पर्टिकुलर बॉडी में आ रहा है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली में उसकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो रही है। दूसरे कारण आते हैं दैट इज नंबर 2, दैट इज इंफेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो बर्थ के बाद में आपके पास जब पर्टिकुलर आपकी बॉडी के इनसाइड में कोई माइक्रोब्स या अदर ऑर्गेनिज्म आपके पास एंटर कर जाते हैं तो उसकी वजह से जो आपको पर्टिकुलर इन्फेक्शंस होते हैं उन इन्फेक्शंस की वजह से भी आपके पास हेल्थ जो है अफेक्ट होती है। तीसरा पार्ट आती है आपके पास आपका लाइफस्टाइल, जिसमें आपके पास में फूड इनटेक कैसा है, वाटर इनटेक कैसी है, एक्सरसाइज आप कितनी करते हैं, रेस्ट कितनी करते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर आपके पास रोल प्ले करेंगे कि हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगी या नहीं होगी। अब ये भी पता होना चाहिए कि गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करना जरूरी है। तो गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो पॉसिबल पैरामीटर्स बताए गए हैं वो है आपके पास पहले बैलेंस डाइट का होना, दूसरा आपके पास पर्सनल हाइजीन की प्रॉपर मेंटेनेंस होना, थर्ड आपके पास रेगुलर एक्सरसाइजिंग, उसके बाद अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड देयर इफेक्ट, उसके बाद इम्यूनाइजेशन होना अगेंस्ट द इंफेक्शियस डिजीजेस, प्रॉपर डिस्पोजल होना आपके पास वेस्ट का, वेक्टर्स का कंट्रोल करना और उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीनिक फूड एंड वाटर। ये सारे के सारे आपके पास फैक्टर जो हैं वो गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चाहिए। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आज की डेट में जो गिना जाता है वो है आपके पास दो चीजें, एक आपके पास बैलेंस डाइट का होना और दूसरा आपके पास में दैट इज रेगुलर एक्सरसाइज का करना। ये आप पक्का से ध्यान रखिएगा कि गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए दो चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है आज की डेट में, एक बैलेंस डाइट का होना और दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज का होना। क्योंकि आज की डेट में जितने भी वर्क हो रहे हैं वो ज्यादातर सिटिंग में होते हैं और वहां पर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और फिजिकल एक्टिविटी अगर रिड्यूस हो जाएगी तो बॉडी के अंदर एंडोर्फिन नाम के पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, वो सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं प्लेजर नहीं मिलेगा, काम करने में प्लेजर नहीं मिलेगा, तो उतने अच्छे हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होंगे, हमेशा स्ट्रेस कंडीशन रहेगी और कहीं ना कहीं हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। तो ये पक्का से आपने ध्यान देते हुए चलना है। अब चलें उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपके पास में आती है दैट इज डिजीज एंड देयर क्लासिफिकेशन, डिजीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। अब पहली चीज तो यहां से ये समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली में डिजीज क्या हो। तो डिजीज क्या है, आपके पास एक पर्टिकुलर एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन, कैसी है जी, एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन है
जो आपके पास आपकी बॉडी के किसी या तो पार्ट को अफेक्ट करती है या होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकती है, और इस पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से कुछ एक पर्टिकुलर सिम्टम्स एंड साइंस जो है वो आपके पास जनरेट होकर आते हैं, जो ये बताते हैं कहीं ना कहीं कि बॉडी में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी जो है वो आपके पास चली हुई है। अब दो वर्ड्स के बारे में यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, एक आया सिम्टम्स है और एक आपके पास साइंस है। अब ध्यान दीजिए, सिम्टम क्या होते हैं? तो सिम्टम है या तो कोई चेंज या सेंसेशन जो है जो हेल्थ में किसी पर्टिकुलर पेशेंट ने एक्सपीरियंस की हो। अब सिंपल सी मतलब है, जो आपके पास पर्टिकुलर कोई भी चेंज किसी पर्सन की बॉडी के अंदर आ रहा है वो डॉक्टर को बता रहा है, ठीक है? तो पर्सन ने या पेशेंट ने जो अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ चीजें एक्सपीरियंस की हैं वो डॉक्टर को बताता है। ये सारी की सारी चीजें कहलाती हैं सिम्टम्स हैं। साइंस क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर आपके पास एग्जैक्टली में जो डॉक्टर जो है वो पेशेंट के अंदर देखने की कोशिश करता है, relating with the symptoms that are being told by the patient। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो आपके पास तभी ही एग्जैक्टली आएंगे जब एबनॉर्मल आपके पास कोई कंडीशन एग्जैक्टली बॉडी में प्रोड्यूस होगी, जो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसको हम एग्जैक्टली में डिजीज कहते हैं। अब ये भी आपने पक्का से ध्यान देना है। अब डिजीज होने के कारण क्या हो सकते हैं? तो डिजीज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें आपके पास बहुत कॉमन हम कहते हैं पैथोजेंस। क्या वर्ड यूज किया? पैथोजेंस। आपके पास सर्टेन आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर डिजीज को कॉज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो पैथोजन क्या होगा? ये आपके पास सर्टेन ऑर्गेनिज्म है जो कुछ सर्टेन डिजीजेस एनिमल में भी कॉज कर सकते हैं, प्लांट में भी कॉज कर सकते हैं। इनमें बहुत सारे आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंजाई हो गई, प्रोटोजोन्स हो गए। ये सभी के सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी में एंटर करने के बाद में एग्जैक्टली हमारी बॉडी के ही न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करते हुए रेप्लिकेट करते हैं, तो ये पर्टिकुलर हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं डिजीज को कॉज करने के सबसे बड़े फैक्टर होते हैं, जिनको हम पैथोजन कहते हैं। एक और चीज होती है जिसको हम वेक्टर्स कहते हैं। नाम क्या है जी? वेक्टर्स या कैरियर आपके पास एजेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, वेक्टर क्या होते हैं? ये अपने आप में कोई डिजीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन जो डिजीज कॉजिंग आपके पास में एजेंट्स होते हैं उनको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, या वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं जो एग्जैक्टली में डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो ये आपने पक्का से ध्यान रखना। जैसे आपके पास एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत कॉमनली पढ़ते हैं, जो आपके पास है एनोफिलीज मॉस्किटो, है ना? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है वो आपके पास वेक्टर है किसकी? प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम स्पीशीज को एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी कर लेकर जाती है, तो उसको हम वेक्टर्स कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए। अब ये पैथोजन हमारी बॉडी में डिजीज कैसे कॉज किए, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए, दो ही माध्यम है, दो ही पर्टिकुलर वेज हैं जिसके थ्रू पैथोजन हमारी बॉडी में डिजीज को कॉज कर सकते हैं। एक, या तो डायरेक्टली टिश्यू को डैमेज कर दे, या कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टॉक्सिन सिक्रीशन जो है वो अपने आप से रिलीज करें, जो एग्जैक्टली में बाद में जाकर डैमेज को कॉज करें। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली टिश्यू जो डैमेज हो रही होती है वो बहुत कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस का जो आपके पास डिजीज होती है, जहां पर लंग में लीजन कॉज हो जाते हैं, वहां बहुत कॉमनली आपके पास एग्जैक्टली में टिश्यू का डैमेज है। वहां कोई एग्जैक्टली में जो पर्टिकुलर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले होती है वो कोई पर्टिकुलर एग्जैक्टली में टॉक्सिन की सिक्रीशन नहीं कर रही है, वो डायरेक्टली लीजन जो है वो आपके पास लंग के टिश्यूज में कॉज कर रही है। तो ये चीज पक्का से ध्यान दीजिएगा। जहां पर टॉक्सिन सिक्रीशन की बात आती है, तो ये आपके पास सर्टेन पावरफुल टॉक्सिन्स होते हैं जो एग्जैक्टली में डिजीज को कॉज करते हैं। अब बात आई, ये टॉक्सिन कितनी तरह के हो सकते हैं? तो टॉक्सिन बेसिकली दो तरह के हैं, आपने पहले भी बॉटनी के अंदर पढ़ा होगा, जब शुरुआती आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़े होंगे। तो टॉक्सिन दो ही तरह के होते हैं, एक एक्सोटॉक्सिन्स आते हैं और दूसरे आपके पास एंडोटॉक्सिन्स आते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है? बहुत सारे अंतर है, लेकिन जो इस चैप्टर से रिलेट कर हमें पढ़ना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो, एक्सोटॉक्सिन्स बेसिकली ये वाले पर्टिकुलर टॉक्सिन होते हैं जो जिस समय बनते हैं उसी समय वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर उनको रिलीज कर देता है। वर्ड क्या लिखा? जिस दौरान में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उनको आपके पास में बॉडी में बनाया अपनी, उसी दौरान में ही वो हमारी बॉडी के अंदर उनको रिलीज कर दे देंगे, और ऐसे पर्टिकुलर आपके पास टॉक्सिन कहलाएंगे एक्सोटॉक्सिन्स है। तो दूसरी बात आई कि एंडोटॉक्सिन क्या हुआ? तो एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं? मान लीजिए कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्टेन टॉक्सिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इनसाइड द बॉडी, लेकिन उसको रिलीज नहीं कर रहा है।
ये टॉक्सिन उसी समय रिलीज होते हैं जिस दौरान में आपके पास में बैक्टीरिया जो है या तो मर जाता है या किसी कारणवश वो ब्रेकआउट कर जाता है या डिसइंटीग्रेट कर जाता है। अब देखिएगा दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है मोस्ट कॉमन जो डिजीज कॉजिंग आपके पास टॉक्सिन है वो एक्सोटॉक्सिन होते हैं, और जो आपके पास रेयरली डिजीज कॉजिंग आपके पास टॉक्सिन होते हैं वो आपके पास में एंडोटॉक्सिन होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों में सबसे ज्यादा हार्म कौन से वाले पर्टिकुलर टॉक्सिन से होगा, तो सबसे ज्यादा हार्म एग्जैक्टली में एंडोटॉक्सिन से होता है, क्योंकि ये आपके पास में एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स लेकर आता है। जैसे बहुत कॉमनली कॉलरा है ना, तो आपके पास जब डायरिया एग्जैक्टली कम्युनिटी में फैल जाएगा तो उसके फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या बताते हैं कि एंडोटॉक्सिन है। तो एंडोटॉक्सिन आपके पास बीमारी को बहुत बड़े लेवल के ऊपर लेकर आते हैं, एक्सोटॉक्सिन बहुत बड़े लेवल के ऊपर बीमारी को लेकर आपको नहीं आएंगे। अब आपके पास बहुत कॉमनली जो एक्सोटॉक्सिन की प्रोडक्शन से जो डिजीज होती है वो आपको थोड़ा सा ध्यान होनी चाहिए, जैसे टेटनस, दूसरी आपके पास डिप्थीरिया आती है, थर्ड आपके पास में फूड पॉइजनिंग दैट इज बोटुलिज्म। ये आपके पास बहुत कॉमन डिजीज हैं जो एक्सोटॉक्सिन की वजह से आपके पास में होती है। एंडोटॉक्सिन की वजह से आपके पास, मैंने अभी एक डिजीज के बारे में बताया था दैट इज कॉलरा। दूसरा आपके पास टाइफाइड, देखो हर साल रिएक्टर होता है टाइफाइड, वो जाता क्यों नहीं है, क्यों, अगेन वो आपके पास एंडोटॉक्सिन जो है वो लगातार रिलीज होंगे जब बैक्टीरिया जो है डाई आउट करती रहेगी बॉडी के अंदर या डिसइंटीग्रेट होती रहेगी। इसके अलावा प्लेग हो गई, डाइसेंट्री हो गई, ये सारे के सारे जो आपके पास एग्जैक्ट डिजीजेस होती हैं ये एंडोटॉक्सिन्स के थ्रू ही आपके पास कॉज होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको जितनी मैंने बताई ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको हेल्दी रहने के लिए हर चीज की जानकारी का होना भी जरूरी है, क्योंकि जानकारी ही नहीं होगी तो आप बेसिकली अपने आप को हेल्दी रखने की टेंडेंसी कैसे रखेंगे। अब बात ये आती है कि एग्जैक्टली में किस मोड के थ्रू एग्जैक्टली में ट्रांसमिशन हो रहा है डिजीज का। तो दो तरह के ही आपके पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं, एक डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन आती है और दूसरी इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन आती है। अब डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होगा, आपके पास किसी भी इंटरमीडिएट एजेंट को हम एग्जैक्टली में यहां पर कोई भी काम करते हुए नहीं दिखेंगे। मीन बाय इट विल बी अ पर्टिकुलर डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज फ्रॉम अ ह्यूमन टू ह्यूमन। किसी भी पर्टिकुलर आपके पास इंटरमीडिएट एजेंट की या वेक्टर की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बहुत सारे वे से डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकती है, जैसे डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से हो जाए, जैसे बहुत कॉमन चिकन पॉक्स हो जाती है। ड्रॉपलेट कांटेक्ट, तो आपके पास बाय स्नीजिंग, कफिंग, स्पिटिंग, टॉकिंग से आपके पास डिप्थीरिया हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकती है, मीजल हो सकती है, ये आपके पास ड्रॉपलेट कांटेक्ट की वजह से होती है। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन का ही पार्ट है। तीसरा आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, आपने अगर डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग विद द सॉइल अगर आपके पास हो, तो सॉइल में आपके पास बेसिकली टेटनस आपके पास जो है वो डिजीज जो है वो उसी की वजह से होती है। तीसरा, फोर्थ नंबर के ऊपर आते हैं आपके पास एनिमल बाइट। तो अगेन ह्यूमन जो है किसके कांटेक्ट में आ गया, एनिमल के कांटेक्ट में आ गया, तो रेबीज बहुत कॉमन होती है एनिमल बाइट की वजह से। उसके बाद थ्रू दी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अगर आपके पास कोई डिजीज ट्रेवल कर सकती है तो दो ही होती हैं, एक सिफिलिस होती है और दूसरी आपके पास जर्मन मीजल्स होती है। ये आपके पास बहुत ज्यादा डेंजरस है, जो आपके पास थ्रू दी प्लेसेंटा आपके पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन डिजीज की होती है। एचआईवी भी ट्रांसमिट कर जाती है लेकिन रेयर रेट होती है, क्लियर। हेपेटाइटिस बी भी ट्रांसमिट कर जाती है, अगेन रेयर रेट होता है, क्लियर। इसके बाद आती है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो पैथोजेंस होंगे दे आर कैरी फॉरवर्ड बाय सर्टेन इंटरमीडिएट एजेंट, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन में तो कोई भी इंटरमीडिएट एजेंट का हमने कोई भी रोल नहीं बताया था। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आपके पास में कोई भी पैथोजन जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर लेकर जाएगी आपके पास इंटरमीडिएट एजेंट्स। तो आपके पास यहां पर वेरियस वेज आते हैं जिनके थ्रू एग्जैक्टली में इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकती है। पहले आते हैं आपके पास आर्थ्रोपोडा के वेक्टर्स, ठीक है, जो इंसेक्ट्स के थ्रू आपके पास ट्रांसमिशन हो रही है डिजीज की, ये इनडायरेक्ट है। जैसे आपका टाइफाइड है, कॉलेरा है, हाउस फ्लाई बेसिकली क्या करती है, ये आपके पास एज एन वेक्टर काम करेगी जो एग्जैक्टली में साल्मोनेला टाइफाई और विब्रियो कॉलरे को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जाएगी। उसके बाद सेकंड आती है आपके पास व्हीकल बॉर्न मेथड है। तो व्हीकल बॉर्न मेथड में आपके पास बहुत कॉमन आती है दैट इज ब्लड। तो ब्लड के थ्रू आपके पास एड्स एंड हेपेटाइटिस भी बहुत कॉमनली ट्रांसमिट हो सकती है। तीसरी आती है आपके पास एयरबॉर्न मेथड। तो एयर के थ्रू ही आपके पास एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं पैथोजन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर जाता है। तो आपके पास एपिडेमिक जो टाइफस होती है वो बहुत कॉमनली एयरबॉर्न मेथड के थ्रू ही आपके पास ट्रांसमिट होती है। उसके बाद ह्यूमन कैरियर भी आते हैं। ह्यूमन ही आपके पास एक जगह से दूसरी जगह एग्जैक्टली में किसी ना किसी डिजीज कॉजिंग एजेंट को मूव कर लेकर जाता है, जैसे डिप्थीरिया हो गई, टाइफाइड हो गया, ये भी आपके पास एग्जैक्टली में इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का पार्ट भी आती है। इसके अलावा आपके पास फुमाइट बॉर्न,
फुमाइट बॉर्न का मतलब होता है जहां पर एग्जैक्टली में कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज किसी और ह्यूमन ने आपके पास में यूज की हो और उसको आप यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे टॉवल्स आते हैं बहुत कॉमनली, आपके पास यूटेंसिल्स आती हैं बहुत कॉमनली, उनको आप कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर्सन की यूज किए हुए को यूज करते हैं। तो आपके पास बहुत कॉमनली कॉमन कोल्ड उसकी वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा उसकी वजह से हो जाती है। तो ये आपके पास फुमाइट बॉर्न मेथड है। तो आपके पास ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में किसी भी इंटरमीडिएट एजेंट के थ्रू आपके पास पैथोजन का ट्रांसफर नहीं होगा, और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आपके पास इंटरमीडिएट एजेंट के थ्रू ही पैथोजन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसमिट करती हुई आपको दिखेगी। तो ये आपको चीजें यहां से ध्यान होनी चाहिए। अब अगला क्या है, हमने यहां पर डिजीजेस को बहुत कॉमन जो क्लासिफिकेशन यूटिलाइज होती है उसके बारे में लिखा हो। अदरवाइज डिजीज की क्लासिफिकेशन दो है, ठीक है जी। तो मोर कॉमनली जो आप अपनी बुक्स के अंदर आज की डेट में डिजीज की क्लासिफिकेशन को देखिएगा तो वहां लिखी होती है दो तरह की डिजीज है, एक लिखते हैं कॉन्जेनाइटल और एक लिखते हैं एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल वो वाली डिजीजेस होती हैं जो आपके पास इनहेरिटेबल होती है, मीन बाय बर्थ ही वो डिजीजेस एग्जैक्टली में प्रेजेंट है। और एक्वायर्ड वो होती हैं जो लाइफ के दौरान में आपके पास एग्जैक्टली में कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट एंट्री करते हैं चाहे वो इनडायरेक्ट एंट्री करते हैं, उसकी वजह से जो एग्जैक्टली में एब्नॉर्मल कंडीशन आपके पास प्रोड्यूस होती हैं उनको हम एक्वायर्ड डिजीजेस कहते हैं। और एक्वायर्ड डिजीजेस बेसिकली दो तरह की हैं जो यहां पर हमने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली लिखी हुई है। वो है एक आपके पास इंफेक्शियस और दूसरी आपके पास नॉन इंफेक्शियस। इंफेक्शियस डिजीजेस वो वाली पर्टिकुलर डिजीजेस होती हैं जहां पर इजीली ट्रांसमिशन हो सकता है पैथोजन का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे आपके पास एड्स हो गया, आपके पास कॉमन कोल्ड हो गई, मलेरिया हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गई। ये आपके पास बहुत कॉमनली डिजीजेस जो हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी ना किसी माध्यम से ट्रांसफर हो जाती हैं। अब आपके पास दूसरी आती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब ये हुआ इजीली ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। इसका मतलब है these particular diseases are confined to a particular person and it cannot be transmitted from one person to another person। जैसे आपके पास में कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज मेलाइटिस हो गई, तो किसी एक पर्टिकुलर जिस ऑर्गेनिज्म या जिस पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी को इन पर्टिकुलर डिजीजेस का आपके पास इंफेक्शन है, उन्हीं को इंफेक्शन होगा, ये ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में या आपके पास एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो ये हो गई आपके पास नॉन इंफेक्शियस डिजीज। अब देखिएगा कॉमन डिजीजेज जो ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं वो हमें पहले ही पता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही वो डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, प्रोटोजोन, हेलमिंथ, ये सभी के सभी पैथोजेंस हैं। मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था आपसे। तो आपके पास ये सभी के सभी ही एग्जैक्टली में एक तरह के पैथोजन है जिनका नंबर अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो कहीं ना कहीं एब्नॉर्मल कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम डिजीज कहते हैं। अब आपके पास ये पैथोजन करते क्या है, पैथोजन हमारी बॉडी में किसी ना किसी माध्यम से एंट्री ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज को आपके पास में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज जो है वो आपके पास में कॉज होता हुआ आपको दिखता है। तो अब देखिएगा आपके पास में क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में लिखा है। तो पहले है आपके पास वायरल डिजीजेज, जो वायरस जो है आपके पास एज एन कॉजेटिव एजेंट है वो आती है आपके पास। इन्फ्लुएंजा हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गई, मीजल्स हो गई, मम्स हो गई, रेबीज, पोलियो, एड्स। ध्यान दीजिएगा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। दूसरी आती है रिकेट्सियल डिजीज, और रिकेट्सिया कॉज करते हैं जैसे टाइफस हो गया, ट्रेंच फीवर हो गई, क्यूबन फीवर हो गया, रॉकी माउंटेन स्पाउटेड फीवर हो गई। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज बहुत सारी है, कॉलरा हो गई, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, प्लेग, लेप्रोसी। उसके बाद स्पाइरोकीटल। ध्यान दीजिएगा इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बहुत कॉमनली। सिफिलिस इज बीइंग स्पेसिफिकली बीइंग कॉज्ड बाय ट्रैपोनीमा पैलिडम, और ट्रैपोनीमा पैलिडम एक स्पाइरोकीट है। अब देखिएगा ये जो सिफिलिस है ये बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन भी है और ये प्लेसेंटा के थ्रू एग्जैक्टली में मदर से फीटस में ट्रांसमिट भी कर जाती है। तो ये भी चीज आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। उसके बाद आती है आपके यहाँ प्रोटोजोनल डिजीज, जो प्रोटोजोन से ही आपके पास कॉज होंगी, जैसे आपके पास अमीबियासिस, मलेरिया हो गई, स्लीपिंग सिकनेस या ओरिएंटल सोप। उसके बाद आती है हेलमिंथिक डिजीज जो आपके पास में वर्म्स कॉज करती है। तो दो ही तरह की हमारे पास वर्म्स होती हैं जिनको हेलमिंथ्स के नाम से जानते हैं।
दैट इज फ्लैटवर्म एंड राउंडवर्म, जिसमें आपके पास एस्केरियासिस, टेनियासिस, फिलेरियासिस एंड एनकाइलोस्टोमियासिस आपके पास डिजीज आती है। उसके बाद फंगल डिजीजेस जो फंजाई से कॉज होती हैं, जिसके अंदर हम बहुत कॉमनली रिंगवर्म और एथलीट्स फुट के बारे में हम पढ़ा करते हैं। तो ये भी चीजें आपको पक्का से पता होनी चाहिए। देखिए अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है इस चैप्टर से, वो याद रखनी है कौन कौन सी कॉमन वायरल डिजीजेस हैं और उनके पैथोजन जो है वो कौन से हैं, मीन बाय कॉजेटिव एजेंट जो है उन डिजीजेस का कौन सा है। तो सबसे पहले आती है इन्फ्लुएंजा, जिसको कॉमनली कहा जाता है फ्लू, दैट इज बीइंग स्पेसिफिकली बीइंग कॉज्ड बाय ऑर्थोमिक्सोवायरसिस। ऑर्थोमिक्सोवायरसिस, अब देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक है ऑर्थो और दूसरा वर्ड लिखा है मिक्सो। ऑर्थो इज द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू अ बोन एंड मिक्सो इज द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू अ मसल। मीन बाय इन्फ्लुएंजा के दौरान में कहीं ना कहीं मसल पेन और कहीं ना कहीं बोन पेन बहुत कॉमनली होती है, ये आपने पक्का से ध्यान देनी है। इसीलिए लेथार्जी आती है, काम करने का कोई मन नहीं करता है और बॉडी जो है वो बिल्कुल ही पेनफुल कंडीशन में हमेशा रहती है जब तक आपके पास इन्फ्लुएंजा का इंफेक्शन रहती है। अब ये आपके पास इन्फ्लुएंजा जो है ये आपके पास सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है। 7 दिन तक आपके पास ऑर्थोमिक्सोविरिडी का इंक्यूबेशन पीरियड होती है और उसके बाद में एग्जैक्टली में इन्फ्लुएंजा जो है वो सेल्फ ट्रीटेबल है। हमारी बॉडी इन वायरसेस के अगेंस्ट में एग्जैक्टली में इंटरफेरॉन्स को सिक्रीट करती है और वो इंटरफेरॉन ये काम कर रहे होते हैं कि जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर एग्जैक्टली में मान लीजिए ऑर्थोमिक्सोवायरसिस चला जाते हैं, उस सेल के द्वारा एग्जैक्टली में इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उन नेबरिंग सेल्स को वो इंटरफेरॉन बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा जो है आपके पास में एक सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सेम जैसे आपके पास कॉमन कोल्ड होती है, वहां पर भी एग्जैक्टली में आपको कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो भी एक सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है। तो कॉमन कोल्ड इज स्पेसिफिकली बीइंग कॉज्ड बाय राइनोविरिडी फैमिली। राइनो वायरसेस होते हैं, राइनो का मतलब होता है नोज से रिलेटेड करना, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड जो है वो आपके पास स्पेसिफिकली बीइंग कॉज्ड बाय राइनो वायरसेस। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आती है चिकन पॉक्स, वो आपके पास में एग्जैक्टली में कॉज करती है, दैट इज वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर द चिकन पॉक्स। उसके बाद आती है स्मॉल पॉक्स, जिसको हम वेरियोला आपके पास में कहते हैं और कॉज की जाती है वेरियोला वायरस के द्वारा, जो आज की डेट में WHO के द्वारा कह दिया गया है दिस पर्टिकुलर डिजीज इज बीइंग इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा, ऐसी पर्टिकुलर वायरल डिजीज जो आपके पास वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है वो है आपके पास में स्मॉल पॉक्स। तो ये आपने पक्का से ध्यान देना है। उसके बाद आती है मीजल्स, जिसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल जो आपके पास एजेंट है वो है रूबियोला वायरस। उसके बाद रेबीज, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, वो आपके पास कॉज की जाती है दैट इज लाइसा वायरस से। लाइसा वायरस, तो रेबीज वायरस भी कई बार बुक्स के अंदर लिखा हुआ है लेकिन स्पेसिफिक नाम है लाइसा वायरस। उसके बाद आती है मम्स, इसको इंफेक्शियस पेरियोडिटाइटिस भी कहते हैं, जो आपके पैरामिक्सोविरिडी फैमिली दैट इज पैरामिक्सोवायरसेस कॉज करते हैं। उसके बाद पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। एड्स है आपके पास दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV। उसके बाद इंफेक्शियस हेपेटाइटिस आती है दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय इंफेक्शियस हेपेटाइटिस वायरस दैट इज हेपेटाइटिस A। उसके बाद सीरम हेपेटाइटिस है दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस B वायरस। उसके बाद ट्रैकोमा आती है दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया। शुरुआत में आपके पास ये वायरल डिजीज मानी जाती थी लेकिन आज की डेट में इस डिजीज को हम एक बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डेंगू फीवर आती है दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय डेंगू वायरसेस। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे सम बैक्टीरियल डिजीज और उनके पैथोजन कौन से होते हैं। तो पहला आता है आपके पास कॉलेरा दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरे। निमोनिया दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दो आपके पास बैक्टीरिया दैट इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द निमोनिया। अब निमोनिया के अंदर हमें बहुत कॉमनली पता है जो एल्वियोलाई होते हैं वो फ्लूइड फील्ड हो जाते हैं या म्यूकस फील्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होती है और हाइपोक्सिया की कंडीशन जो है आपके पास में होना शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी और लेटर ऑन कोलैप्स होने के चांसेस भी होते हैं पेशेंट के। तो निमोनिया इज बीइंग कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और द हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उसके बाद आती है टाइफाइड, तो टाइफाइड इज बीइंग कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफाई। उसके बाद आती है टेटनस दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। उसके बाद डिप्थीरिया दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरी। वूपिंग कफ दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय बॉर्डीटेला पर्टुसिस। वूपिंग कफ को पर्टुसिस भी कहते हैं क्योंकि एग्जैक्टली में जो स्पीशीज है वो है आपके पास पर्टुसिस। बॉर्डीटेला पर्टुसिस से आपके पास वूपिंग कफ होती है, इसको काली खांसी भी कहा जाता है। काली खांसी इज वूपिंग कफ।
उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस आती है, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। उसके बाद प्लेग आती है, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय पास्टुरेला और द यिसेर्निया पेस्टिस। उसके बाद लेप्रोसी, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मार्क कर रख लें, लेप्रोसी के अगेंस्ट में आज भी हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है, ये भी आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। आज तक हम लेप्रोसी को इरेडिकेट नहीं कर पाए, ना तो उसकी हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैक्सीन आज तक अवेलेबल है, ना तो कोई पर्टिकुलर हमारे पास ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जो पूरी तरह से लेप्रोसी को खत्म कर सके या उसको कंट्रोल कर सके। आज भी हम लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए, जो ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स होती हैं, उन्हीं की यूटिलाइजेशन करते हैं और बहुत कॉमनली आपके पास डेप्सोन एंड रिफाम्पिसिन। तो ये भी आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। लेप्रोसी जो है वो अभी भी अनट्रीटेबल है क्योंकि हमारे पास कोई इफेक्टिव मेडिसिन इसके अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आती है सिफिलिस। तो सिफिलिस इज बीइंग कॉज्ड बाय द ट्रेपोनिमा पैलिडम, मैंने अभी भी बताया था। उसके बाद गोनोरिया आती है, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय नीसीरिया गोनोरी। उसके बाद डायरियल डिजीज, मीन बाय स्पेसिफिकली आपके पास ऐसे एजेंट जो डायरिया ही कॉज करते हैं। तो डायरिया बेसिकली डिजीज ऑफ या इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से आपके पास डायरिया होती है, और डाइसेंट्री आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन की आपके पास इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो डायरियल डिजीज से आप समझ गए कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स होंगे जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन करेंगे। तो उसमें आती है आपके पास में इश्चेरिचिया कोलाई, उसके बाद शिगेला डाइसेंट्री, उसके बाद कैंपाइलोबैक्टर एंड साल्मोनेला टाइफाई। ये सारे के सारे एग्जैक्टली में आपके पास में डायरिया कॉज करते हैं। इसके अलावा कॉलरा जो है, दैट इज विब्रियो कॉलरे जो है, वो भी आपके पास डायरियल डिजीज कॉज कर सकती है। ये आपके पास बैक्टीरियल ओरिजिन की बता रहा हूं, वायरल ओरिजिन के में भी आपके पास डायरियल डिजीज होती है, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता नहीं है। और कभी कभार आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंटेमिनेटेड वाटर को आपके पास इंटेक करने पर कौन सी पर्टिकुलर आपके पास डिजीजेस होती हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रिस्पांसिबल होते हैं। तो भी आपने पक्का से याद रखना है, जो डायरिया को कॉज करने के जो एजेंट्स होते हैं वही आपके पास वाटर बॉर्न आपके पास में एग्जैक्टली डिजीजेस को कॉज करते हैं। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। उसके बाद आती है एंथ्रेक्स, जो आपके पास बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा कॉज होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरियल आपके पास डिजीजेस और उनके एजेंट्स। देखिए, अगर इनके साइन सिम्टम्स आपको नहीं भी याद रहे तो कोई बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं डिजीज और उसके कॉजेटिव एजेंट से ही मिलेगा। चलिए, उसके बाद आती है आपके प्रोटोजोनल डिजीज और उसके कॉजेटिव एजेंट। तो देखिएगा, पहला आता है आपके पास अमीबिक डाइसेंट्री, जिसको एंटेराइटिस या अमीबियासिस भी कहते हैं, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। दूसरी आती है आपका फ्लैजिलेट डायरिया। ध्यान दीजिएगा, एक डायरियल डिजीज है और दूसरी फ्लैजिलेट डायरिया है। फ्लैजिलेट डायरिया को हम कहते हैं जियार्डियासिस, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय जियार्डिया इंटेस्टिनस, या आपके पास में बहुत कॉमनली अगर बड़े कॉन्टेक्स्ट में जाकर पढ़ेंगे तो जियार्डिया लाम्बिया, जियार्डिया लाम्बिया या जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस आपके पास में जियार्डियासिस को कॉज करती है। उसके बाद आती है आपके पास मलेरिया। तो मलेरिया में आपके पास बिनाइन टर्टियर मलेरिया है, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल स्पीसीज। उसके बाद मलेरिया दैट इज क्वार्टन मलेरिया, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरिये। उसके बाद क्यूटोडियन या मैलिग्नेंट मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया भी इसको कहते हैं, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय दी प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम। इससे हमें यहां पर इंफॉर्मेशन ये भी मिल गई कि प्लाज्मोडियम की हमारे पास 4 स्पीशीज होती हैं, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिये एंड फाल्सिफरम, जिसमें सबसे ज्यादा जो डेंजरस आपके पास स्पीशीज है वो है आपके प्लाज्मोडियम आपके पास फाल्सिफरम, जो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली अभी नई स्पीशीज है, और इसके द्वारा जो डिजीज कॉज हो रही है उसको हम सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं, क्योंकि ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद लास्ट आती है आपके पास सीलिएरी डाइसेंट्री, जिसको हम बैलेंटिडियासिस भी कहते हैं, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय बैलेंटिडियम कोलाई। तो ये भी आपको चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। अमीबिक डाइसेंट्री, सीलियरी डाइसेंट्री, दोनों अंतर है। अमीबिक डाइसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है, सीलियरी डाइसेंट्री आपके पास बैलेंटिडियम कोलाई से होती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद आती है आपके वर्मल डिजीज, जिसको हम हेलमिंथिक डिजीज कहते हैं। अब देखेंगे उनके जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। तो आपके पास पहले आती है टेनियसिस, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम को हम पॉर्क टेपवर्म कहते हैं। उसके बाद आती है एस्केरियासिस, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइडिस, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज जायंट इंटेस्टिनल राउंडवर्म। उसके बाद आती है फिलेरियासिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय अ फिलेरियल वर्म, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज
बुचरेरिया बेनक्रॉफ्ट टाइप। उसके बाद एनकाइलोस्टोमियासिस जिसको हुकवर्म डिजीज भी कहते हैं, दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय अ हेलमिन दैट इज बीइंग टर्म्ड एज एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल और द हुकवर्म। चलेगा, तो कुछ आपके पास कॉमन डिजीजेस और उनके सिम्टम्स को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभार इनसे क्वेश्चन पूछ ली जाती है। तो दो आपके पास बैक्टीरियल डिजीज जिनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक है आपके पास में टाइफाइड और दूसरी आती है आपके पास निमोनिया, ठीक है। तो टाइफाइड स्पेसिफिकली बीइंग कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफाइड, जिसके अंदर सिम्टम आएंगे, देखिएगा वर्ड लिखा वो सस्टेन्ड हाई फीवर है। सस्टेन्ड हाई फीवर का मतलब होगा लगातार आपके पास में हाई ग्रेड फीवर जो है वो होगी, वीकनेस होती है और बहुत कॉमनली स्टमक पेन होती है, क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली में जो बहुत कॉमन जो ऑर्गन अफेक्ट होती है साल्मोनेला टाइफाई के द्वारा वो है आपके पास में स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए स्टमक पेन बहुत ज्यादा कॉमन यहां पर आपको मिलेगी। अब देखिएगा एक चीज और, ये जो आपके पास साल्मोनेला टाइफाई है ये स्पेसिफिकली हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर एक तरह से रेजिडेंस बना लेता है। अगर किसी व्यक्ति को लगातार ईयर ऑन ईयर साल्मोनेला टाइफाई का अगर इंफेक्शन हो रहा होता है तो ये समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर साल्मोनेला टाइफाई गॉल ब्लैडर के अंदर रिसाइड करना शुरू कर गया है। जब तक वो गॉल ब्लैडर निकाला नहीं जाएगा तब तक साल्मोनेला टाइफाई के इंफेक्शन से बचा नहीं जा सकता है ईयर ऑन ईयर। अदरवाइज वैक्सीनेशन आपको हर 3 साल के बाद में कराने ही पड़ेगी, तभी जाकर आपके पास में उससे बीमारी से बचा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अब इस एग्जैक्टली में किसी को टाइफाइड है या नहीं है उसको डिटेक्ट करेंगे कैसे, तो डिटेक्ट करने के लिए बहुत कॉमनली हम विडाल टेस्ट का यूज करते हैं। दूसरी डिजीज आती है आपके पास दैट इज निमोनिया। तो निमोनिया मैंने पहले ही बता दिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा कॉज होती है, जिसमें फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक होती है बहुत कॉमनली। और मैंने ये भी कहा था जो एल्वियोलाई होते हैं वो आपके पास फ्लूइड से फिल्ड हो जाते हैं और वो रेस्पिरेशन में आपके पास कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हाइपोक्सिया हो सकती है और लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर डेथ होने की भी टेंडेंसी होती है। अब यहां से क्या चीज ध्यान देनी, क्योंकि ये बैक्टीरियल ओरिजिन की डिजीजेस हैं, तो बैक्टीरियल ओरिजिन की डिजीजेस को खत्म करने के लिए हम एंटी बैक्टीरियल आपके पास में ड्रग्स देंगे, जिनको हम बहुत कॉमनली एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो बहुत कॉमन जो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं वो है आपके पास क्लोरामफेनिकोल दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिसका हम यूज करते हैं। इसके अलावा आपके पास एमोक्सिसिलिन आती है, पेनिसिलिन आती है, सेफिक्सिन्स आती है दैट इज सिफेलोस्पोरिन्स आते हैं। इनका भी हम इन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हुए देखते हैं। उसके बाद आती है आपके पास दैट इज द वायरल डिजीज, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज पता होनी चाहिए, दैट इज कॉमन कोल्ड बीइंग कॉज्ड बाय राइनोवायरस, मैंने पहले भी कहा था। अब देखिए यहां क्या होता है, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज होना शुरू होगा, उसके अलावा सोर थ्रोट होती है, कफ होती है और हेडेक होती है। तो देखिए यहां पर कहीं फीवर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस की एक पर्टिकुलर टेंडेंसी है कि फीवर आना शुरू हो जाता है और वो भी हाई ग्रेड फीवर, लेकिन कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा में कहीं पर ये चीज नहीं होती है। अब देखिए ये क्या चीज है, ये इन्फेक्ट करती है नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को, लेकिन लंग की कोई एज सच में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है, इसमें कोई भी दवाई देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कभी देने की जरूरत पड़ भी जाएगी तो आप एंटीवायरल ड्रग्स को देंगे, जिसमें बहुत कॉमन ड्रग आती है एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर क्लियर हो गया जी। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आती है प्रोटोजोनल डिजीज, जिसमें आपका मलेरिया है। तो 4 मैंने स्पीशीज बताई प्लाज्मोडियम की, जिसके द्वारा ये कॉज होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया एंड फाल्सीपरेम, जिसमें आपके पास चिल एंड हाई फीवर होती है, जो रिएकर करती है 3 से 4 दिन के बीच में हमेशा। उसका टेंडेंसी पढ़ेंगे कि वो ऐसा क्यों होता है। अब देखिएगा यहां क्या होगा, जो पैरासाइट होती है आपके पास में वो पर्टिकुलर आपके लीवर सेल को अफेक्ट करती है, साथ में आरबीसीज को अफेक्ट करती है और उनको ब्रेक डाउन करवाने की उसकी टेंडेंसी होती है। तो लेटर ऑन आपके पास मलेरिया के डिजीज में कहीं ना कहीं जॉन्डिस होने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि आरबीसी फट जाते हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो भी ब्रेक हो जाता है और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के पिगमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इलास्टिक टिश्यू में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्टली लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर जॉन्डिस हो जाती है। तो ये भी चीज आपने पक्का से ध्यान देनी है। उसके बाद में आती है अमीबियासिस या अमीबिक डायसेंट्री दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो यहां पर आपके कॉमन सिम्टम्स आएंगे, दैट इज कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स होते हैं, स्टूल आते हैं विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स होते हैं। और ये बेसिकली अफेक्ट करती है आपके पास में लार्ज इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं करती है। इसलिए वर्ड जरा ध्यान दीजिएगा, यहां वर्ड लिखा हुआ अमीबिक डायसेंट्री, एंड डायसेंट्री इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अगर डायरिया होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन होती है। उसके बाद वर्मल डिजीज दैट इज एस्केरियासिस, जिससे आपको क्वेश्चन पूछी जाती है। तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइटिस नाम की आपके पास पर्टिकुलर स्पीशीज है, जिससे ये पर्टिकुलर एस्केरियासिस कॉज होती है। अब ध्यान
ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास डिजीज सिर्फ छोटे बच्चों को होती है जिनकी उम्र आपके पास ऑलमोस्ट 2 to 3 इयर्स तक होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जो है वो ज्यादातर मिट्टी में खेलते हैं और उसी पर्टिकुलर आपके पास सॉइल के अंदर एम्ब्रियोनेटेड एग आपके पास एस्केरियोसिस डिजीज के, जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस के हैं, वो पाए जाते हैं। बच्चा उनको खा लेता है और उसके पर्टिकुलर बॉडी में जाकर वो हैच आउट कर जाते हैं और वहीं पर वर्म जो है वो एग्जैक्टली में आपको दिखना शुरू हो जाएंगी और वही वर्म्स आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन को विड्रॉ करना शुरू कर देती हैं और डिजीज कॉज करना शुरू कर देती हैं। तो होगा क्या? इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, मस्कुलर पेन होगी, फीवर होगा और अनीमिया होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन उन्होंने विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। तो इसके अलावा कंटेमिनेटेड फूड और वेजिटेबल्स होते हैं, उनके थ्रू भी आपके पास ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो है वो एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो डिजीज कॉज होती है एस्केरियोसिस। याद है हमने कहा था कि जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस होती है उसमें पहली बार सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को देखा गया था। ये सूडोसीलोमिक ऑर्गेनिज्म है, मेल और फीमेल को पहली बार डिफरेंशिएटिंग हमने एस्केल हेलमिंथा में ही देखा था, जिसमें एस्केरियोसिस आती है। तो उसके बाद आती है एलिफेंटिएसिस, जिसको हम फिलेरियोसिस भी कहते हैं। तो मैंने कहा था एक फिलेरियल वर्म है जिसका नाम हम बेसिकली बुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई लिखते हैं, और इंडियन आपके पास जो एलिफेंटिएसिस या फिलेरियोसिस है दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय बुचरेरिया मलाई स्पीशीज होती है। वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड फिलेरियोसिस और एलिफेंटिस बेनक्रॉफ्टाई स्पीशीज से होती है, लेकिन इंडिया के अंदर मलाई नाम की स्पीशीज है बुचरेरिया की, जिससे आपको एलिफेंटिएसिस या फिलेरियोसिस होती है। जिसके अंदर आपके पास होता क्या है, जो लोअर लिम्स होते हैं आपके पास, ये जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, तो उनकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि बुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई एक लार्वा प्रोड्यूस करते हैं जिसको माइक्रोफिलेरिया कहते हैं, और वो माइक्रोफिलेरिया आपके लिम्फेटिक वेसल्स को जो लोअर लिम्स की और जेनाइटल ऑर्गन्स की होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं और वहां पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो आपकी टांग है वो स्वेल करने पर हाथी के टांग की जैसी हो गई। इसीलिए एग्जैक्टली में नाम क्या लिखा गया, एलिफेंटिएसिस है। और फिलेरियोसिस वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि बुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई के लार्वा का नाम है माइक्रोफिलेरिया। तो कई बुक्स के अंदर फिलेरियोसिस के अलावा एक और टर्म लिखी होगी माइक्रोफिलेरियोसिस, तो वो भी आपके पास एलिफेंटिएसिस को ही बताती है। तो ये पक्का से आपने ध्यान देते हुए चलना है। उसके बाद आती है डिजीज जो फंगस से कॉज हुई, वो है आपके पास रिंगवर्म। तो फंगस जो आपके पास में एग्जैक्टली में रिंगवर्म कॉज करती है वो है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। अब इसमें होता क्या है, दैट इज अपीयरेंस ऑफ द ड्राई एंड स्केली रीजन ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बेसिकली इन्वॉल्विंग द आपके पास ऐसे पर्टिकुलर रीजन जहां पर मॉइस्चर हमेशा रहता है, क्योंकि फंजाई को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कहां पर, जो आपका स्कैल्प हो गया, स्कैल्प में भी आर्म हो गए, ग्रोइन रीजन हो गई, आपके पास जहां जहां बॉडी में इनफोल्ड्स आपको मिलेंगे उन सभी इनफोल्डिंग्स में आपको कहीं ना कहीं एग्जैक्टली में रिंगवर्म का इंफेक्शन होने की टेंडेंसी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ ऐसे पर्टिकुलर एरिया को हमेशा ड्राई रखने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी जहां पर हमेशा मॉइस्चर रहता हो। इसीलिए आपका रेनी सीजन के अंदर रिंगवर्म बहुत ज्यादा कॉमन हो रही होती है, क्योंकि एग्जैक्टली में उस दौरान में मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और आपके पास सर्कुलर आपके पास ड्राई स्केली लीजन्स इन पर्टिकुलर सरफेसेस पे होना शुरू हो जाते हैं और ये रिंग की फॉर्म में ही एक्सटेंड करते हुए आपको दिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब रिंगवर्म को ट्रीट करने के लिए हम बहुत कॉमनली टॉपिकल एजेंट्स का, जो आपके पास क्रीम्स आती हैं उनको ही आप उन सरफेसेस के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, जो आपके पास कोट्रिमाजोल के नाम से आपको जानी जाती है। तो ये पक्का से ध्यान रखिएगा कि मोस्ट कॉमन आपके पास जो एंटी फंगल आपके पास में ड्रग या आपके पास टॉपिकल एजेंट हम यूज करते हैं या पाउडर यूज करते हैं वो कोट्रिमाजोल है। कोट्रिमाजोल 1% आती है आपके पास, जिसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद आती है, हमने देखना है दैट इज प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, दैट इज मलेरिया जो है वो किस तरह से एग्जैक्टली में कॉज होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये 3 स्टेटमेंट इसके बारे में आप जरा पढ़ने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या लिखा है, इन एसेक्सुअल फेज ऑफ पैरासाइट मल्टीप्लाई बाय डिवीजन और स्प्लिटिंग, अ प्रोसेस डेजिग्नेटेड एज शाइजोगोनी, बिकॉज दिस एसेक्सुअल फेज अकर इन मैन। ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या लिखा हुआ है, एसेक्सुअल जो फेज होती है वो ह्यूमंस में अकर होगी, मैन में अकर होगी। इट इज ऑल्सो बीइंग टर्म्ड एज वर्टिब्रेट और इंट्रिंसिक और एंडोजीनस फेज।
In human, schizophrenia occur in two locations in the red blood cell, that is being termed as erythrocytic schizophrenia. In liver cell, it is being termed as exoerythrocytic schizophrenia और टिश्यू फेज. एक्सो का मतलब हुआ आउटसाइड दी और एरिथ्रोसिटिक का मतलब हुआ आरबीसी. तो आरबीसी के बाहर जहां पर ये पर्टिकुलर आपके पास एग्जैक्टली में इसका इंफेक्शन हो रहा होगा या शाइजोगोनी हो रही होगी, वो लीवर सेल के अंदर होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं exoerythrocytic schizophrenia. अब नेक्स्ट पार्ट देखिए. Because schizophrenia in the liver is an essential step before the parasite can invade the erythrocyte, it is also being termed as pre-erythrocytic schizophrenia. The product of schizophrenia, whether erythrocytic or exoerythrocytic, are being termed as merozoites. ध्यान दीजिएगा. अब इसको हम अगले लाइफ साइकिल में इस चीज को पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है फिर से, पर यहां पर आप पता होना चाहिए जिन्हें मैंने वर्ड्स कहे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट होगा वो आपके पास ह्यूमन की बॉडी के अंदर होगा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होगा वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर होगा. ये ध्यान देते हुए चलना है. अब देखिएगा, सेक्सुअल फेज बेसिकली टेक प्लेस इन द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, इवन दो द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ द पैरासाइट दैट इज गैमेटोसाइट ओरिजिनेट इन द ह्यूमन ब्लड सेल. आप ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली में आपके पास में हम काउंट करते हैं फर्टिलाइजेशन से. तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की जो गट होती है उसी में आपके पास गैमेटोसाइट की एग्जैक्टली में फर्टिलाइजेशन होती है, इवन दो उन गैमेटोसाइट की जो फॉर्मेशन होती है ह्यूमन के आरबीसी के इनसाइड में हो चुकी होती है. उसके अलावा देखें, मैच्योरेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजोइट. ध्यान दीजिए क्या चीज अराइज हुई, उससे स्पोरोजोइट अराइज होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद में. इसका मतलब है ये सेक्सुअली मल्टीप्लाइंग फेज है जिसको हम स्पोरोगोनी के नाम से जानते हैं, और आपके पास इसी को इनवर्टिब्रेट, एक्सट्रिंसिक और एक्सोजीनस फेज के नाम से भी जाना जाता है. तो ये पक्का से याद रखिएगा. जब ह्यूमन की बात कहेंगे तो हम कहेंगे कि ये वर्टिब्रेट, इंट्रिंसिक या एंडोजीनस फेज है. जब हम बात करेंगे साइक्लिक चेंजेस जो एनोफिलीज मॉस्किटो की बॉडी के अंदर आ रहे होंगे तो उस दौरान में हम बात करेंगे दैट इज स्पोरोगोनी हो रही है, या इनवर्टिब्रेट या एक्सट्रिंसिक या एक्सोजीनस फेज जो है वो इन्वॉल्व है. अब यहां पर होता क्या है, there is an alternation of generation along with the alternation of the host. जरा ध्यान दीजिएगा, there is thus an alternation of generation in the life cycle of malaria, parasite, asexual and sexual generation alternatively. ऐसा ही होता है, पहले आपके पास में ह्यूमन के थ्रू आपके पास, उसके बाद प्लाज्मोडियम जो है वो आपके पास में कैरी फॉरवर्ड कर जाती है, उसकी जो लार्वा होते हैं इनटू दी आपके पास पर्टिकुलर दी मॉस्किटो, फिर से मॉस्किटो जो है वो आपके पास अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन के थ्रू फिर से गैमेटोसाइट मॉस्किटो, और ये साइकिल लगातार चलती रहती है. तो ऑल्टरनेटिवली आपके पास जनरेशन जो है फॉलो हो रही है, कभी वर्टिब्रेट आपके पास जनरेशन चल रही है, कभी इनवर्टिब्रेट, फिर वर्टिब्रेट, फिर इनवर्टिब्रेट. तो इसी तरह से आपके पास अल्टरनेशन ऑफ होस्ट भी हो रही है, कभी आपके पास ह्यूमन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कई बार आपके पास मॉस्किटो इन्वॉल्व हो रही है. तो अल्टरनेशन ऑफ होस्ट अलोंग विद द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्पेसिफिक being occurring in the life cycle of the plasmodium. तो ये भी आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है. अब देखिए यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है, as the sexual phase occur in the mosquito it is considered as the definitive host. अब ध्यान दीजिएगा, definitive host या primary host क्या होते हैं, वो होस्ट एग्जैक्टली में जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंडामेंटल फॉलो हो रहा होता है या फर्टिलाइजेशन होती है. आपके जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन जो है वो इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट होते हैं. ये इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट वो वाले होस्ट होते हैं जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंडामेंटल फॉलो होता है, या आपके पास लार्वल फॉर्म्स आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कोई भी फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होते हुए आपको नहीं दिखेंगी. तो ये आपके पास कहलाती है दैट इज पर्टिकुलरली दैट इज एसेक्सुअल मल्टीप्लाइंग फेज, और उसका जो होस्ट है वो आपके पास ह्यूमंस हैं. तो ये भी आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए. अब ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास साइकिल चली हुई है. तो देखो आपके पास ह्यूमन को जो इंफेक्शन हुआ वो आपके पास पर्टिकुलर मॉस्किटो ने जब आपको बाइट किया तो हमारी बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट इंसर्ट किए, और स्पोरोजोइट सबसे पहले लीवर सेल को इंफेक्ट करते हैं. तो होगा क्या, जब लीवर सेल के अंदर स्पोरोजोइट चल जाएंगे तो उसके बाद इसके अंदर पर्टिकुलर डिवीजन होना शुरू होगी, तो सेल का साइज धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होगा जब तक इसकी कैपेबिलिटी है कि अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है. उसके बाद सडनली आपके लीवर सेल की जो आपके पास स्पोरोजोइट को अक्युमुलेट करने की कैपेबिलिटी होगी वो लॉस हो जाएगी, ये पर्टिकुलर सेल फट जाएगा, और फटने के बाद हो सकता है अदर लीवर सेल को इंफेक्ट करे, या ब्लड के अंदर एंटर करने के बाद में आरबीसीज को इंफेक्ट करना शुरू कर दे. तो लीवर के अंदर अगर आपके पास साइकिल चल रही है तो उसको हम कहते हैं एक्सोएरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी, जो हमने पहले भी कहा.
अब आपके आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे तो उसको कहेंगे एरिथ्रोसिटिक, आपके पास शाइजोगोनी या एरिथ्रोसिटिक साइकिल आपके पास चलना शुरू होगी, जो आपके पास में एग्जैक्टली में जो आपके पास स्पोरोजोइट लीवर से सेल के फटने के बाद रिलीज हुए थे, तो हमने उसके लिए एक वर्ड यूज किया था, दैट इज पर्टिकुलरली अ मीरोजोइट। तो मीरोजोइट विल एंटर इनटू द आरबीसी, आरबीसी के अंदर मीरोजोइट की आपके पास जो नंबर होगी वो इंक्रीज करना शुरू होगी। तो आरबीसी के अंदर जब उसका नंबर इंक्रीज करना शुरू होगा तो आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा। एक समय आएगा आरबीसी आपके पास ब्रेक डाउन कर जाएंगे, और आरबीसी ब्रेक डाउन करने के बाद में अदर आरबीसी को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास एक फेज हो सकती है। दूसरा फेज ये हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो दूसरे फेज में क्या होगा, जो आपके पास पर्टिकुलरली मीरोजोइट एंटर किए होंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन इमेच्योर ट्रोफोजोइट स्टेज, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द सिग्नेट रिंग स्टेज। तो उस दौरान में आपके पास ट्रोफोजोइट जो है लेटर ऑन गमीटोसाइट की फॉर्मेशन करेंगे, एक मेल एंड फीमेल गमीटोसाइट की। तो ये आपके पास में ह्यूमन के आरबीसी से थ्रू आपके पास रिलीज होते हुए आपको गमीटोसाइट दिखेंगे। लेकिन ये गमीटोसाइट जिस दौरान में मॉस्किटो जो है आपके बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट को इंजेक्ट कर रहा होगा, उस दौरान जब ब्लड सकिंग करेगा तो उस दौरान में ये गमीटोसाइट मॉस्किटो के गट के अंदर चले जाएंगे और वहां पर इन गमीटोसाइट की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में लार्वल फॉर्म बनेगी, दैट इज ookinete। उसके बाद oocyst रप्चर कर जाएगी, और ये जो स्पोरोजोइट होंगे ये आपके पास मॉस्किटो की पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो है वो आपके पास रिसाइड करना शुरू करेंगे। जब मॉस्किटो बाइट करता है तो उस दौरान में ये स्पोरोजोइट वापस से ह्यूमन की बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर देगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहां से ध्यान होनी चाहिए कि ये सारा का सारा काम किस तरह से हुआ। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपके पास चीज आती है वो है ये, देखिए कि इसमें साइन या सिम्टम्स क्या आएंगे। तो देखिएगा, फीवर आती है विद कोल्ड एंड हॉट फ्लशेस इन 2 to 3 डेज। वो इसलिए आ रही है एग्जैक्टली में क्योंकि उस दौरान में आपके पास में पर्टिकुलर जो आरबीसीज हैं वो आरबीसी जब ब्रेक डाउन कर जाते हैं तो ब्रेक डाउन करने के बाद में एक पर्टिकुलरली पिगमेंट रिलीज करते हैं जिसको हेमोज्वाइन कहते हैं। तो हेमोज्वाइन जब जब रिलीज होगा उस दौरान में फीवर आती है। तो फीवर आपके पास कितने दिन के बाद आती है, ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज के बाद में। उसका कारण ये है कि आपके पास आरबीसी जब भी रप्चर करेंगे तो एक पिगमेंट रिलीज होती है, जो हेमोज्वाइन है वो एक टॉक्सिक कंपाउंड है, और उस टॉक्सिन कंपाउंड के आपके पास रिलीज होने के दौरान में ही एग्जैक्टली में आपके पास में जो पर्टिकुलर फीवर आती है। तो फीवर जब जब आएगी तो एग्जैक्टली में आपको क्या चीज होगी, बहुत ज्यादा एग्जैक्टली में हॉट फ्लैशेस आएंगी। लेकिन सडनली धीरे धीरे कर जब हॉट फ्लैशेस आएंगी तो धीरे धीरे कर आपकी बॉडी इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करना शुरू कर देगी, और थोड़ी देर के बाद में आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और वो सीवियर स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद आपको ठंडक मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन वो कोल्ड की फॉर्म में आपको लगती है। तो ये पक्का से ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा लेथार्जी, मस्कुलर वीकनेस होना शुरू हो जाती है, और येलोइश डिस्कलरेशन आई और स्किन की होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जब भी आरबीसी फटेंगे तो हीमोग्लोबिन भी ब्रेक डाउन कर जाएगा, और हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन करेगा तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है आपके पास में रिलीज होना शुरू होगी, जो इलास्टिक टिश्यूज में आपके पास डिपॉजिट होगी, जैसे आपके स्क्लीरा के अंदर नेल बेड्स होते हैं, स्किन के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम जॉन्डिस कहते हैं। अब साइंस क्या आएंगे, अनीमिया हो जाएगा, रैपिड पल्स रेट या हार्ट रेट हो जाती है, फीवर आना शुरू हो जाती है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट होती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो आरबीसीज को एग्जामिन करिए, और आरबीसीज को एग्जामिन करने के बाद में या तो उनकी लार्वल स्टेजेस को आप देखने की कोशिश करें आरबीसी के अंदर, या सिग्नेट रिंग्स को आप देख सकते हैं, गमीटोसाइट को आप ब्लड सेल्स के अंदर बहुत कॉमनली देख सकते हैं। तभी आप इस चीज को एग्जैक्टली में डायग्नोज कर पाएंगे कि मलेरिया का थ्रू ही आपके पास इंफेक्शन हुआ है। अब आपके पास में ट्रीटमेंट या प्रिकॉशन क्या लें, तो प्रिकॉशन क्या लें भैया वो पहले पता होना चाहिए। तो देखिए, जो मॉस्किटो के लार्वास हैं वो बेसिकली आपके पॉन्ड में जहां पर वाटर जो है वो स्टैग्नेंटली पाया जाता है वहां पर रहते हैं। तो अगर उन पर्टिकुलर लार्वास को ही मार दिया जाए तो बेसिकली वो चीज होगी ही नहीं। तो बहुत कॉमनली हम क्या करते हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं, पूल्स होते हैं, उनको या तो ड्रेन ऑफ कर देंगे या फिल कर देंगे, किसी भी पर्टिकुलर सैंड मटेरियल से फिल आउट कर देंगे, ताकि एग्जैक्टली में जो ब्रीडिंग साइट्स हैं आपके पास मॉस्किटो की वो कहीं ना कहीं उनको अवेलेबल ना हो, लार्वा जो है डाई आउट कर जाए। अब ऐसे सरफेसेस के ऊपर आप कैरोसिन की आपके पास ऑयल की जो उसकी स्प्रिंकलिंग भी कर सकते हैं, डीडीटी भी छिड़क सकते हैं। उससे क्या होता है, जो लार्वा को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो पर्टिकुलर लार्वा जो है वो मर जाते हैं। इसके अलावा गैम्बूसिया फिशेज होती हैं, वो लार्वा ऑफ द मॉस्किटो के ऊपर सर्वाइव करती हैं, तो वो पर्टिकुलर लार्वा को भी डिस्ट्रॉय कर देंगी, तब भी ये चीज नहीं होगी। तो ये भी आपने पक्का से ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा
आपके पास जहां पर मॉस्किटो रिसाइड करते हुए आपको दिखेंगे तो वो होती है जहां पर अननेसेसरी वेजिटेशंस होती है अराउंड दी हाउसेज, तो उसको क्लीन आउट करने की कोशिश करें, सैनिटाइजेशन को मेंटेन करने की कोशिश करें। इंसेक्ट रेपेलेंट्स जो है एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी जो होंगे उनके ऊपर यूज कर सकते हैं। वायर गॉजेस आती हैं जो डोर्स, विंडो और वेंटिलेटर्स के ऊपर आप यूज कर सकते हैं ताकि मच्छर जो है वो अंदर ना आए और कहीं ना कहीं वो बाइट ना कर पाए। तो ये भी चीज आपको ध्यान होनी। लेकिन अगर मलेरिया हो गया तो, है ना, तो आप प्रिकॉशन के बाद में तो आपने प्रिकॉशन लिया था लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मलेरिया हो गया, तो ट्रीटमेंट क्या दें? तो ट्रीटमेंट देते हैं बहुत कॉमनली क्विनिन डिराइव्ड जो ड्रग्स होती हैं, जो आपके पेरुवियन ट्री जिसको हम सिंकोना कहते हैं, वहां से आपके क्विनिन को डिराइव करते हैं और क्विनिन डिराइव्ड ड्रग्स का यूज करते हैं जिसमें क्लोरोक्विनिन और आपके प्रीमाक्विन ये बहुत कॉमनली यूज की जाती है। और मोस्ट इफेक्टिव जो ड्रग आज की डेट में अवेलेबल है वो है डाराप्रिम। देखिएगा ये डाराप्रिम आपके पुराने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली है, प्राइमाक्विन लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली आज की डेट में यूज की जाती है इन ऑर्डर टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर मलेरियल इंफेक्शन। अब देखिएगा एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है जिससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एक या दो बार। तो देखिएगा एक डिजीज लिखी हुई है मैंने जिसका नाम है बेबीसियोसिस। नाम क्या लिखा हुआ है? बेबीसियोसिस। ये बेबीसियोसिस क्या है? एक मलेरियल आपके पास डिजीज है, मलेरिया लाइक पैरासाइट होती है विच इज कॉजिंग एन इन्फेक्शन। जिस आप इन्फेक्शन को उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो टिक्स के द्वारा होता है। नाम क्या लिखा हुआ है? टिक्स के द्वारा होता है, इसलिए इस डिजीज को कासल आपके पास टेक्सास कैटल लीवर फीवर या आपका रेड वाटर फीवर या पायरोप्लाज्मोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बेबीसियोसिस से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये मलेरिया का ही, मलेरिया लाइक ही पैरासाइट है। जिस तरह से एग्जैक्टली में आपके पास लाइफ साइकिल मलेरिया की फॉलो होती है वैसे ही आपके पास लाइफ साइकिल आपके पास इसी बेबीसियोसिस में भी फॉलो होती है। लेकिन आपके पास यहां पर प्लाज्मोडियम को या बेसिकली आपके पास में जो यहां पर प्रोटोजोन पायरोप्लाज्म है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए टिक्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन मलेरिया में आपके पास में मॉस्किटो से, दैट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो ध्यान दीजिएगा बेबीसियोसिस इज अ मलेरिया लाइक पैरासाइट डिजीज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन ऑफ पर्टिकुलर बेबीसिया जीनस ऑफ प्रोटोजोन पायरोप्लाज्म। Ticks transmit this disease also called as Texas cattle fever, red water fever या pyroplasmosis।